हेलो एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं चैनल रे स्टडीज़ पर। ये सेट 2 है, वन प्रॉब्लम अ डे का। इस प्लेलिस्ट में हम क्या करते हैं कि हम डेली एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। डेली से मेरा मतलब है अप्रॉक्सीमेटली डेली, और मैं कोशिश करूंगा कि ये डेली एक्चुअली डेली ही हो जाए। ऑलराइट, तो हम एक प्रॉब्लम डेली करने की कोशिश करते हैं। अब प्रॉब्लम से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर होगा कि हम रिविजन करें। हमारा ऑब्जेक्टिव रिविजन है। उस हिसाब से चलिए हम शुरू करते हैं। वैसे अगर आपने सेट 1 नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सेट 1 देखना, आपको अच्छा लगेगा। हमने वहाँ पर भी एक अच्छा न्यूमेरिकल करा है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ऑलराइट, तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है अ पार्टिकल ऑफ मास m। एक पार्टिकल है जिसका मास है m, इज ट्रैप्ड इन द पोटेंशियल Vx इज इक्वल टू 0, यानी कि ऐसा पोटेंशियल के बीच में है जहाँ पर उस पार्टिकल के ऊपर कोई पोटेंशियल नहीं है। Vx इज इक्वल टू 0। इस रेंज में पोटेंशियल नहीं है, इस रेंज के अंदर पोटेंशियल नहीं है। अभी मैं बताऊंगा आपको, फिगर से बताऊंगा। और पोटेंशियल और बाकी सब जगह पोटेंशियल इनफाइनाइट है। उसके बाद ये तो हमें इन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दी, यानी कि अगर हम इस तरीके से एक्स वाई एक्सिस बनाए और मैं इस तरफ पोटेंशियल दिखा रहा हूँ, वी एक्स दिखा रहा हूँ, तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से लेकर के ए के बीच में और इन वैल्यूज को इंक्लूड करके तक है, तो पार्टिकल पे कोई पोटेंशियल नहीं है। यानी कि अगर मैं इसको माइनस ए मानूं और इस पॉइंट को ए मानूं, इस तरफ मैं एक्स दिखा रहा हूँ पोजीशन, तो ए से लेकर के माइनस ए तक के बीच में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में पार्टिकल के ऊपर पोटेंशियल कितना है? जीरो। ऑलराइट, पर इससे अगर आप बाहर चले जाते हो, इस रेंज से माइनस ए से ए के बाहर चले जाते हो, तो बाकी सब जगह पोटेंशियल कितना है? इनफाइनाइट। यानी कि इस जगह इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट। तो ये बात कहने का मतलब क्या है? ये बात कहने का मतलब है कि इसके अंदर ही है पार्टिकल, और बाहर पार्टिकल नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर पोटेंशियल इनफाइनाइट है। तो बाहर पार्टिकल नहीं जा पाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट बैरियर है यहाँ पर, इसलिए नहीं जा पाएगा। तो पार्टिकल इसके अंदर है। इस बात को कहने का एक और मतलब ये भी है कि अगर आप पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी निकालते हो, इसके अंदर, इस रेंज के अंदर पार्टिकल के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? पूरी 100% प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि पार्टिकल इसी के अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। तो इसका मतलब अंदर पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। ये इस बात को कहने का मतलब है। ऑल राइट, दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर देखें, तो दूसरी चीज इन्होंने ये बोली है कि हमें निकालना क्या है। इन्होंने बोला है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पार्ट क्या होगी प्रोबेबिलिटी अगर मैं x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू ए बाय एन तक जाऊं। मान लीजिए ये a बाय एन है। ओके, तो ये x इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 0 से लेकर के a बाय एन, यानी कि इस रेंज में, इसके अंदर पार्टिकल के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये मुझे निकालना है। अगर इन्होंने ये बोला होता कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी, अगर इन्होंने बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी पार्टिकल की माइनस ए से ए तक के बीच में होने की, तो वो तो टोटल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि पार्टिकल उसी के बीच में है। बट इस छोटे पोर्शन के बीच में यहाँ तक, और x इज इक्वल टू 0 से, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में पार्टिकल के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमसे इन्होंने पूछा है। ऑलराइट, तो इसको सॉल्व करने से पहले आगे अब हम शुरू करते हैं रिवीजन। आपने सुना होगा, जब आप क्वांटम मैकेनिक्स आपने अगर पढ़ी होगी, ये क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन आप इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल या इनफाइनाइट पोटेंशियल की जब आप बात करते हो, स्क्वायर वेल पोटेंशियल, जब आप इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल लेते हो, तो वो किस तरीके से लेते हो? आप, आपके पास इस तरफ होता है वी एक्स, इधर आपके पास पोजीशन होती है एक्स एक्सिस, यहाँ से लेकर के किसी पॉइंट ए तक के बीच में हम ये बोलते हैं कि इस रेंज के अंदर पार्टिकल है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू ए के बीच में पार्टिकल है, और बाहर सब जगह इनफाइनाइट पोटेंशियल है। इसको अगर आप लिखना चाहते हो तो आप इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो कि जो पोटेंशियल है वो 0 है जब भी आपका पार्टिकल, यानी कि आपका पार्टिकल जिस जगह पर है वो x मानो, तो वो x जब भी 0 से बड़ा हो और a से छोटा हो, यानी कि 0 से लेके a के बीच में पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे? 0। और पोटेंशियल इनफाइनाइट है अदरवाइज। अदरवाइज का क्या मतलब हुआ कि बाकी सब जगह, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? 0। तो पार्टिकल इस वेल के अंदर है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये हमारे पास इस स्क्वायर वेल पोटेंशियल की डिस्क्रिप्शन हो गई। अब अगर आप बात करते हो
कि वेव फंक्शन, देखो आपको वेव फंक्शन पता होगा, वेव फंक्शन पार्टिकल की डिस्क्रिप्शन बताता है। और वेव फंक्शन हम निकालते कैसे हैं? श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है? आई एच क्रॉस पार्शियल साई, जो कि एक्स और टी दोनों का फंक्शन है, डिवाइडेड बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m पार्शियल स्क्वायर साई, अगेन एक्स और टी का फंक्शन है ये, बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स एंड देन साई एक्स कॉमा टी। इस तरीके से आप लिखते हो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ये श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, इसको आप सॉल्व करते हो और आपको क्या मिलता है? साई मिलता है, और साई ही निकालना हमारा ऑब्जेक्टिव होता है हर जगह। खैर, अगर आप बात करते हो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो हम शुरुआत करते हैं साई एक्स कॉमा टी को हम क्या करते हैं? दो फंक्शनों में तोड़ देते हैं। एक ऐसा फंक्शन जो सिर्फ एक्स का फंक्शन है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और एक ऐसा फंक्शन जो सिर्फ टी पे डिपेंड कर रहा है। तो हम इस तरीके से इसको दो फंक्शनों में तोड़ देते हैं और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस तरीके को हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। यानी कि जो साई एक्स कॉमा टी है, इसको मैंने दो फंक्शनों में तोड़ दिया। एक ऐसा फंक्शन जो सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और एक ऐसा फंक्शन जो सिर्फ टी पे डिपेंड कर रहा है। और इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करेंगे हम, जब अभी मैंने श्रोडिंगर क्वांटम मैकेनिक्स की जो लेक्चर सीरीज डाली है, उसमें मेरी जो अगली वीडियो होगी वो डिराक डेल्टा फंक्शन पर है। उसके बाद वाली वीडियो इसी चीज़ के ऊपर है, श्रोडिंगर इक्वेशन, हम इसी को सॉल्व करेंगे उसके बाद। पर आज की क्वेश्चन के हिसाब से, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, उसका जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो उसके हिसाब से आज की वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। अगली चीज़, अगर आप टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखना चाहते हो, तो वो इस तरीके से लिखी जाती है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स एंड अगेन साई विच इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ ना, तो टाइम वेरिएबल नहीं लिया मैंने, इज इक्वल टू ई साई। हम इस तरीके से लिखते हैं, पर यहाँ पर एक गलती करी है मैंने। वो गलती है, मैंने यहाँ पर पार्शियल लिखा है। जब मेरा फंक्शन ही सिर्फ एक्स पे ही डिपेंड कर रहा है, तो फिर मैं इसको, ये वही फंक्शन है, जब आप ये वाला फंक्शन है, ये साई एक्स सॉरी। तो जब आपका फंक्शन सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर आप पार्शियल डिफरेंशियल क्यों करोगे? आप तो टोटल डिफरेंशियल करोगे। तो यानी कि आप इस इक्वेशन को एक्चुअली में ऐसे लिखोगे, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स psi, which is a function of x only, this psi is function of x only, is equal to e psi. ओके, वैसे आगे आप पढ़ोगे कि h hat psi is equal to e psi, हम इस फॉर्म में लिखते हैं इसको, छोटे फॉर्म में। इनफैक्ट ये जो पोर्शन है, ये इतना पोर्शन जो है, ये आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, जिसको आप ऑपरेट करते हो साई पे। हम आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर जब पढ़ेंगे या उस पर क्वेश्चन करेंगे, तब हम उन चीज़ों की भी डिस्क्रिप्शन और इनकी डिटेल्स भी देखेंगे। ऑलराइट, अब आपके क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि जो पोटेंशियल है इस वेल के अंदर, इस रेंज के अंदर, वो ज़ीरो है। यानी कि जब आप ये इक्वेशन लगाओगे, तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? ज़ीरो। तो फिर आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर साई एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर, ये तो ज़ीरो हो गया क्योंकि पोटेंशियल ज़ीरो है, इज इक्वल टू ई साई। अगर मैं इस वाले हिस्से को, इस हिस्से को अगर मैं उस तरफ लेकर के चले जाऊं, तो मैं कैसे लेके जाऊंगा? देखो, ये हो जाएगा डी स्क्वायर साई एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर। अगर मैं कहीं ये एक्स लिखना भूल जाऊं ना, तो वो गलत नहीं है एक्चुअली, पर आपको क्लियर होना चाहिए कि ये वाला फंक्शन जो है, ये वेव फंक्शन जो है, ये सिर्फ एक्स का फंक्शन है, ये एक्स कॉमा टी नहीं है। एक्चुअली साई जो है ना, आप दो तरीके से बनाते हो, एक ऐसे बनाते हो और एक ऐसे बनाते हो। आई एम सॉरी, मैंने बहुत खराब बनाया। हाँ हाँ हाँ, एक आप साई बनाते हो ऐसे, ऐसे, और एक साई बनाते हो आप ऐसे। तो यहाँ पर ऐसे नहीं लगा रहे आप, तो इसका मतलब ये हुआ, ये वाला फंक्शन एक्चुअली एक्स और टी दोनों का फंक्शन है, टोटल वेव फंक्शन। और ये वेव फंक्शन है विच इज द फंक्शन ऑफ ओनली एक्स, विच इज डिपेंडेंट ऑन एक्स ओनली। ऑलराइट, तो ये टाइम इंडिपेंडेंट है क्योंकि, तो ये साई एक्स है। ओके, अब ये वाली चीज़ को उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2m e बाय एच क्रॉस स्क्वायर साई। अब अगेन फंक्शन ऑफ एक्स ओनली।
अब हम क्या करेंगे, इस हिस्से को हम डिफाइन करेंगे। हम एक चीज लेके आते हैं के, और हम डिफाइन करते हैं ये के इस तरीके से कि ये के मेरा बराबर है √2me डिवाइडेड बाय एच क्रॉस। अब देखो, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2me बाय एच क्रॉस स्क्वायर मिलेगा, यानी कि ये वाली चीज मिलेगी। कब मिली, जब आप के का स्क्वायर कर रहे हो। के कोई चीज नहीं, हमने डिफाइन करा है, वैसे के है, आगे बताएंगे। तो इसका स्क्वायर करा आपने तो आपको के स्क्वायर मिला, और ये वही चीज होगी। तो यानी कि इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर साई। राइट, हम ऐसे लिख सकते हैं ना। और इस राइट हैंड साइड को भी मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊं तो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, बहुत आसान है। इसका जो सॉल्यूशन होता है, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है ये। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, क्योंकि एक्स का फंक्शन है ना, प्लस बी कॉस के एक्स। ये इसका सॉल्यूशन होता है। ओके, अब देखो, अब इसको आप इनमें अलग अलग चीज की वैल्यू निकालना चाहते हो, आप ए की वैल्यू निकालना चाहते हो, बी की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो क्या निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे, हम यूज करेंगे बाउंड्री कंडीशंस। देखो, आपका जो वेव फंक्शन था वो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू ए के बीच में था, है ना। अभी अभी क्वेश्चन नहीं देखना, अभी आप क्वेश्चन मत सोचना, क्वेश्चन में तो माइनस ए से ए के बीच में है। एक्चुअली मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, पहले पहले हम बेस तैयार कर रहे हैं, अपना इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल देख रहे हैं। ओके, तो इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल में हमने क्या लिया है, ये x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू ए के बीच का फंक्शन लिया है। राइट, तो अगर आप देखो तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू ए के बीच में जो आपका वेल डिफाइंड वेव फंक्शन होता है, नॉर्मलाइजेबल वेव फंक्शन होता है, वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है, ऊपर से नीचे से वटेवर। बट यहाँ शुरू होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, और यहाँ खत्म होगा, ये इंपॉर्टेंट बात। यानी कि इस वाली जगह पे आपका वेव फंक्शन कितना होगा, 0, और इस वाली जगह पे भी वेव फंक्शन कितना होगा, 0। कैसे भी हो सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है ना। वो अलग अलग नोड्स हैं यहाँ पर, अलग अलग स्टेट्स हैं ये। ऑलराइट, बस शुरू यहाँ होगा, खत्म यहाँ होगा, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि साई 0 पे 0 होगा, ये पहली बाउंड्री कंडीशन है। और साई ए पर भी 0 होगा, ये दूसरी बाउंड्री कंडीशन है। दोनों को यूज करेंगे, तो पहली यूज करते हैं। अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पे हूँ, यानी कि इस जगह पर हूँ, तो फिर मेरा जो वेव फंक्शन होगा x इज इक्वल टू 0 पे, वो कितना होगा, 0। और किसके बराबर है ये पूरी चीज, ए साइन के टाइम्स 0, एक्स की जगह 0 रखना है ना, प्लस बी कॉस के टाइम्स 0। अब अगर आप देखो तो 0 इज इक्वल टू ए साइन के 0, के कुछ भी है, के की मल्टी, वैसे के कुछ भी नहीं है, के आपको पता है क्या है, √2me बाय एच क्रॉस, ऐसे ही तो डिफाइन करा था हमने। ऑलराइट, तो वो के है, तो के की मल्टीप्लाई जब आप 0 से करोगे तो आपको 0 ही तो मिलेगा, प्लस बी कॉस, अगेन के की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 मिलेगा। ऑलराइट, इज इक्वल टू साइन 0 कितना होता है, 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया। कॉस 0 कितना होता है, 1, तो ये वाली चीज 1 हो गई। तो आंसर कितना है, अब बी, खाली बी बचाना, और बी किसके बराबर है, 0। बी है क्या चीज, एक कांस्टेंट है। तो एक कांस्टेंट यानी कि बी आपको 0 मिल गया, यानी कि ये हर जगह ही 0 होगा, बी हर जगह 0 होगा, तो यानी कि आपको ये पार्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका साई एक्स किसके बराबर आया, ए साइन के एक्स के बराबर आया। अब आप सोचोगे मैंने यहाँ 0 क्यों नहीं लिखा, एक्चुअली 0 पे हमने 0 को यूज करके हमने बी की वैल्यू निकाल ली है, तो बी की वैल्यू मुझे मिल गई है, तो फॉर्मूला तो अभी यही है ना, साई एक्स की वैल्यू तो यही है। और राइट, अब हम दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं जरा। अगर मैं साई एट ए निकालूं तो वेव फंक्शन ए पर भी 0 होगा, तो यानी कि वेव फंक्शन 0 होगा, इज इक्वल टू ए साइन के टाइम्स एक्स, एंड एक्स इज व्हाट, ए। यहाँ तक की बात क्लियर। तो देखो, अगर आप गौर करो, ध्यान से देखो, मैं पेन बदल लेता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा 0 किसके बराबर है, ए साइन के ए के, यानी ए साइन के ए किसके बराबर है, 0। तो ए एक चीज है और साइन के ए एक दूसरी चीज है, यानी कि एक्स है ए मान लो, और साइन के ए है वाई।
ठीक है, तो x की मल्टीप्लाई y से कर रहे हो और आंसर आ रहा है 0, ऐसा कब हो सकता है? या तो जब दोनों 0 हों, या फिर इनमें से कोई भी एक 0 हो। अब आप सोचो कि कौन 0 हो सकता है? क्या दोनों 0 हो सकते हैं? नहीं, a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि b पहले ही 0 हो चुका है। अब अगर आप a को भी 0 कर दोगे तो ये वेव फंक्शन तो हर जगह ही 0 हो जाएगा। तो साई x हर जगह ही 0 हो जाएगा, तो वेव फंक्शन हुआ ही नहीं। ओके, तो इनमें से कोई एक ही 0 होगा। b 0 हो चुका है तो a हो नहीं सकता, तो यानी कि पक्का क्या 0 होगा? सिर्फ साइन के a 0 के बराबर होगा। तो यानी कि यहाँ से मुझे क्या मिला? साइन के a किसके बराबर है? 0 के। साइन कौन से एंगल पे 0 के बराबर होता है? या तो साइन 0 पे 0 के बराबर होता है। 0 को लेकर के हम करेंगे नहीं बात, अगेन वही हो जाएगी, सब 0 है। तो हम कोई और लेंगे, तो कोई और क्या? एक तो साइन 0 पे 0 होता है, और दूसरा साइन किस पे 0 होता है? साइन 0 होता है प्लस माइनस एन पाई पे। तो यानी कि के ए की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, और प्लस माइनस एन पाई हो सकती है। तो 0 को लेकर के तो हमें बात करनी भी नहीं है वैसे भी, तो हम सिर्फ एन पाई को लेकर बात करेंगे। ऑलराइट, तो हमारा क्या मिला? हमें क्या मिला? हमें मिला कि के ए किसके बराबर आया? आई एम सॉरी, मैंने खराब लिखा है। ओके, के ए किसके बराबर आया हमारा? एन पाई के। यानी कि के किसके बराबर आया? के बराबर आया एन पाई बाय ए के। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद रखना। के की वैल्यू हमें मिल गई। ओके, वैसे आप यहाँ से ई भी निकाल सकते हो। आपका के किसके बराबर डिफाइन करा था हमने? के हमने डिफाइन करा था अंडर रूट 2me डिवाइडेड बाय एच क्रॉस। ये एच क्रॉस पूरे के नीचे, ऑलराइट। अब अगर आप यहाँ से ई निकालते हो तो ई की वैल्यू क्या आएगी? देखो, ई इज इक्वल टू, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर, ये हो जाएगा एच स्क्वायर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर, आई एम सॉरी एच क्रॉस, डिवाइडेड बाय, और ये तो 2m ही रहेगा, और 2m इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 2m। ये आ गई आपकी ई की वैल्यू। अब आप के की जगह ये एन पाई बाई ए अगर डाल देते हो तो आपको ए की वैल्यू कितनी मिलेगी? ए की जगह डालो एन पाई बाई ए, और पूरे का स्क्वायर कर रहे हो आप, तो यानी कि एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, नीचे 2m पहले से है, और ये ए स्क्वायर और एच क्रॉस स्क्वायर। तो ये आपको ई मिला अलग अलग एन के लिए। तो ई एन, ये अलग अलग स्टेट्स की आपको एनर्जी मिल जाती है इस फॉर्मूले से, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऑल्दो हमारे लिए इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसको यूज़ करके आईआईटी में, जैम में। ओके, तो यहाँ तक की बात आई होप क्लियर हो गई होगी। तो हमने साई एक्स कितना निकाला था? ए साइन ए एक्स, यही निकाला था ना, वन डायमेंशन में कर रहे हैं। तो साई एक्स किसके बराबर है? ए साइन के कितना निकाला हमने? एन पाई बाई ए, तो मैं साइन यहाँ पे लिख सकता हूँ एन पाई बाई ए, और फिर एक्स है। तो ये मुझे वेव फंक्शन मिल गया स्क्वायर वेल, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए। अब ये वेव फंक्शन आपको नॉर्मलाइज करना है। आपको पता है कोई भी वेव फंक्शन जो होता है वो नॉर्मलाइजेबल होना चाहिए। यानी कि अगर वेव फंक्शन इस तरीके से जा रहा है तो यहाँ पर कहीं से शुरू होगा और कहीं ख़त्म होना उसका ज़रूरी है। तभी तो आप उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी जब आप निकालोगे तो वो 1 आनी चाहिए। तो कहने का मतलब है आपका वेव फंक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब आप उस वेव फंक्शन से प्रोबेबिलिटी निकालो प्रोबेबिलिटी निकालो तो वो प्रोबेबिलिटी 1 आए, 1 से ज़्यादा ना आए क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, और 1 से कम ना आए क्योंकि आपने बोला है कि आपका पार्टिकल इस रेंज के अंदर है, यहीं पर ही है पार्टिकल। तो जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे और आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से कम आ रही है, 0.5 आ रही है मान लो, तो फिर पार्टिकल इसका मतलब बाहर भी है। आपने आधी प्रोबेबिलिटी निकाली है, तो आधी प्रोबेबिलिटी अंदर होने की और आधी प्रोबेबिलिटी बाहर होने की भी होगी, और आप बोल रहे हो बाहर नहीं है अंदर ही है, तो फिर ये नहीं हो सकता, 1 ही होगा। तो हम इस चीज़ को, इस नॉर्मलाइजेशन की प्रॉपर्टी को यूज़ करके अब नॉर्मलाइजेशन करते हैं। वैसे अगर आपको नॉर्मलाइजेशन आता नहीं है तो मैंने डिटेल में नॉर्मलाइजेशन पे वीडियो डाली हुई है। नॉर्मलाइजेशन पे मैंने वीडियो डाली हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इनफैक्ट अगर यहाँ पर आई बटन पे भी आपको आ जाएगा तो आप देख लेना। ऑल्दो अभी मत देखना, अभी जितना आपको आना चाहिए वो आ रहा है, आप क्वेश्चन पे ध्यान दो। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे अब? इसका नॉर्मलाइजेशन करेंगे। नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं? हम इंटीग्रेशन करते हैं साई एक्स, साई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एक्स टाइम्स डी एक्स, और इसको 1 के इक्वल रख देते हैं क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, और फिर हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन की लिमिट्स यूजुअली हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लगाते हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन में हमें पहले ही पता है कि पार्टिकल 0 से ए के बीच में ही है, तो फिर मैं इन्फिनिटी क्यों लगाऊंगा? तो फिर तो मैं 0 टू ए लगाऊंगा ना लिमिट्स। तो मैं 0 से लेकर के ए तक की लिमिट्स लगा दूंगा। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ।
तो देखो इंटीग्रेशन 0 टू ए साई एक्स, तो यही चीज है, यानी कि ए साइन के एक्स, या के की जगह आप लिख सकते हो एन पाई बाई ए एक्स। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यहाँ पर आई तो कुछ है नहीं, आई होता तो हम माइनस आई कर देते कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में, यही तो करते हैं हम, बट यहाँ आई तो है नहीं, आई यानी कि आयोटा, तो ये यही चीज एज इट इज लिखी जाएगी अगेन। तो ए साइन एन पाई बाई ए एक्स, फिर है डी एक्स, और इसको रखना है 1 के बराबर। अब ए की मल्टीप्लाई ए से करूंगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई बाय ए एक्स एंड देन डी एक्स इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर लिमिट्स 0 टू ए। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छे तरीके से हम कैसे करते हैं, देखो ये रहा, देखो एक सेकेंड, मिटाऊं इसको, नहीं इसको रहने देते, चलो देखो आपको cos 2 थीटा पता होगा, cos 2 थीटा होता है हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप cos स्क्वायर थीटा, आपको ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वही चीज मैं यहाँ लिख दूंगा। तो cos 2 थीटा किसके बराबर हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर एक और माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक्चुअली -2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना, 1 माइनस, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, ये आएगी, ये उधर चला जाएगा, cos 2 थीटा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, और जो साइन स्क्वायर थीटा के साथ 2 है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो वही चीज़ मैं यहाँ लिखूंगा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा क्या है एन पाई बाय ए एक्स, ये हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड टाइम्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। और अब इसके आगे थोड़ा सा और इरेज करना पड़ेगा। ओके, देखो तो क्या आया हमारे पास ए स्क्वायर एंड देन वी आर डूइंग इंटीग्रेशन। अच्छा, ये जो 2 डिवाइड में है इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर ला सकता हूँ, तो ए स्क्वायर बाई 2 एंड देन वी हैव दिस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 0 टू ए ऑफ 1 माइनस कॉस 2 n पाई बाय ए टाइम्स एक्स एंड देन डी एक्स, इसको 1 के बराबर रखेंगे। देखो ए स्क्वायर बाई 2, जब आप 1 की डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा एक्स, फिर माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 n पाई बाय ए एक्स एंड देन डिवाइडेड बाय एक्स के साथ जो है, यानी कि 2 n पाई बाय ए। उसके बाद ये हो गई इंटीग्रेशन, अब आप लिमिट लगा दोगे 0 से लेकर के ए तक की, और दिस इज इक्वल टू 1। फिर ए स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगाओगे एक्स की जगह पे ए रखोगे, फिर माइनस, फिर साइन एक्स की जगह पे ए रखोगे, ए से ए कट जाएगा 2 n पाई, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। और जब आप जीरो रखोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, और ये तो जीरो है ही, तो यानी कि ये सारा ही जीरो हो जाएगा, सिर्फ ए आएगा इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर किसके बराबर आया आपका, 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 2, और ये जो ए है इधर ये आ जाएगा डिवाइड में, तो आपका ए कितना आया, ये तो ए स्क्वायर आया ना, तो ए कितना आया, और तो ये मॉड में लिखोगे आप क्योंकि प्लस माइनस में आ सकता है, और राइट, तो ए आया आपका √2/a, तो मुझे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, उस साई को एक बारी फिर से लिख देते हैं, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ ये पूरा। हमने साई एक्स कितना निकाला था, ए साइन एन पाई बाय ए एक्स, यही निकाला था। साई एक्स, ए की वैल्यू कितनी निकाली हमने, √2/a, और यहाँ पर क्या है साइन एन पाई बाय ए एक्स, ये आ गया हमारा वेव फंक्शन फॉर इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। ठीक है, ये हमें साई एक्स मिल गया, और प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, देखो प्रोबेबिलिटी को निकाला जाता है साई एक्स, और उसकी वेव फंक्शन की मल्टीप्लाई की जाती है उसी वेव फंक्शन के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से, इसी चीज को हम लिखते हैं मॉड साई स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो आप। और जब आप इसकी इंटीग्रेशन करते हो, यानी कि मॉड साई स्क्वायर की इंटीग्रेशन करते हो जब आप किसी पर्टिकुलर लिमिट में, मान लो a1 से लेकर के a2 के बीच में, तो आपको उसके बीच में होने की प्रोबेबिलिटी मिलती है, जो भी मिलती है, और टोटल इंटीग्रेशन करोगे तो ऑफ कोर्स 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है,
तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में हमारे पास लिमिट है -a टू a के बीच में है पार्टिकल, है ना। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक की लगानी, हमें हमें जो इंटीग्रेशन की लिमिट लगानी है, यानी हमें पार्टिकल किसके बीच की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 0 से a/n के बीच की। ये मैंने 2 लिख दिया था शायद शुरुआत में, तो ये n है एक्चुअली। तो a/n, क्योंकि देखो ना a/n है ना, तो हमें 0 से a/n के बीच में पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगेन काफी ईजी है ये, देखो अब जरा, तो मिटाना पड़ेगा। अब इसे मिटा देता हूँ, इसे भी मिटा देता हूँ। राइट, अब देखो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो देखो हम निकालते हैं। हमें बोला है कि 0 से लेकर के a/n के बीच में होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वेव फंक्शन हमें स्क्वायर वेल पोटेंशियल का पता ही चल गया है क्या होता है। तो हम यहाँ पर वो वेव फंक्शन लिखेंगे, sin n π/ax। फिर वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखेंगे, यानी कि √2/a sin n π/ax dx। आप सोच रहे हो कि वेव फंक्शन और वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एग्जैक्टली सेम है, ऐसा क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट देखो ना, z अगर आपके पास होता है a प्लस आई बी, तो आप z का जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालते हो तो वो आप कैसे निकालते हो, a माइनस आई बी। बट i तो हमारे पास है ही नहीं, तो वो एज इट इज ही रहेगा। ऑलराइट, तो यही चीज अब आगे क्या हो जाएगी, 0 टू a/n के बीच में हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। 2/a, √2/a की मल्टीप्लाई √2/a से होगी, तो 2/a हमें मिलेगा। पहली चीज तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दूंगा, कांस्टेंट है। और इधर आया हमारे पास साइन स्क्वायर n π/ax एंड देन dx। तो देखो अगेन ये काफ़ी आसान है। तो ये हो जाएगा 2/a, 0 टू a। अगेन साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा इज n π/ax होल डिवाइडेड बाई 2 एंड देन dx। ये मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। ऑलराइट, 2/a, ये वाला 2 मैं बाहर ला सकता हूँ, तो डॉट 1/2 एंड देन वी हैव टू डू दिस इंटीग्रेशन 0 टू a, 1 माइनस कॉस स्क्वायर n π/ax एंड देन dx। तो ये हो जाएगा 2/a.1/2 एंड इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस 2 थीटा, आई एम सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा जो होता है उसकी वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा होती है ना, तो यहाँ 2 आएगा, इधर आएगा 2, स्क्वायर नहीं है। राइट, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा साइन 2n π/ax डिवाइडेड बाय जो x के साथ है 2n/a पाई, और लिमिट लगेगी 0 से लेकर के a/n तक की, a/n तक की देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ तक हमें आ गया है। अब आगे देखो, देखो ये वाले 2 से तो ये वाला 2 कट जाएगा, तो क्या बचा 1/a। उसके बाद x पे लिमिट लगाएंगे a/n, उसके बाद माइनस माइनस, फिर x की जगह पे a/n लिखेंगे, तो देखो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, जो डिवाइड में उस वो तो रहने दो, 2n/a पाई, ये तो है ही। यहाँ पर हो जाएगा साइन 2n/a पाई, और x की जगह पर क्या लगेगा, a/n, n से n गया, a से a गया, साइन 2 पाई कितना होता है, साइन n पाई अभी बताया था 0 होता है, तो साइन 2 पाई कितना है, 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा। जब आप 0 डालोगे तब भी 0 ही रहेगा, और 0 जब x की जगह डालोगे जब भी 0 ही रहेगा, तो आपके पास आंसर सिर्फ ये चीज आएगी। तो बाकी को मिटा सकते हैं हम, फिर इसका मतलब मिटा सकते हैं हम। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है अभी, इतनी आ रही है। तो इसको सॉल्व कर दो, आगे a से a कट गया, यानी कि 1/n। तो ये हमारा आंसर है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन के हिसाब से, जिसमें कि पार्टिकल -a से लेकर के +a के बीच में है और बाकी सब जगह पोटेंशियल इनफाइनाइट है, अंदर पोटेंशियल 0 है, और हमसे बोला था x इज इक्वल टू 0 से लेकर के a/n के बीच में कितनी प्रोबेबिलिटी होगी पार्टिकल की, ये हमें बतानी थी। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी 1/n। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो। अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मुझे बताना, हम सेट 3 करेंगे, सेट 3 में और भी अच्छा क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।